हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्री शिक्षा छत्तीसगढ़ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो हिंदी की जो विकास यात्रा स्टार्ट करी थी, आज इसका पार्ट 2 है। तो मैं आज आप लोगों को हिंदी के जो विकास क्रम है इसको पूरा ख़त्म कर दूंगा, और आज के बाद से इस वीडियो को देखने के बाद से आप लोगों का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में भाषा के स्वरूप को भी देखेंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है, राज्य भाषा क्या है। ये सब भारतीय संविधान में इसका कहाँ पे किस किस स्थान पे महत्वपूर्ण स्थान स्थान प्रदान किया गया है। और हम लोग देखेंगे कि हिंदी की विकास यात्रा किस तरह से आरंभ हुई और किस तरह से हिंदी के विकास से हम लोग हिंदी के व्याकरण की मैं लिंक को जोड़ दूंगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो। और मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो भारतीय संविधान की जो वीडियो श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका मैंने एक बुक अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किया है। लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की बुक है। तो आप लोगों ने जो भी उस बुक को डाउनलोड नहीं किया होगा कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का जो भारतीय संविधान का जो कॉन्सेप्ट और जो फैक्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर रहे। ठीक है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अगर नहीं पसंद आता तो डिसलाइक भी करिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि जो हिंदी भाषा है, ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक बार बता, जो हिंदी शब्द है, ये कहाँ का है? हिंदी शब्द आया फारसी भाषा से। ठीक है, जो हिंदी शब्द आया है ये फारसी भाषा से आया है। तो कभी कभी किसी किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो हिंदी भाषा है वो किस शब्द किस किस कहाँ से आया है? तो हिंदी जो भाषा है, हिंदी शब्द है वो कहाँ से आया? फारसी से आया। ठीक है, फारसी से आया। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारे जो पुराने ज़माने में जो सबसे सबसे प्रथम भाषा थी वो कौन थी? तो सबसे पहली भाषा हमारी संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली संस्कृत भाषा थी। ठीक है, हमारी जो सबसे पहली भाषा कौन सी थी? तो हमारी जो सबसे पहली भाषा संस्कृत थी। तो संस्कृत को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो वैदिक संस्कृत मतलब जिसमें वेद पुराण उपनिषद लिखे गए हैं। ठीक है, उपनिषद लिखेंगे, ये सब जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो वेद लिखे गए हैं, इन सब की जो भाषा थी, इन सब की भाषा कौन सी थी? तो इन सब की भाषा वैदिक संस्कृत थी। ठीक है, फिर वैदिक संस्कृत के बाद फिर हम लोग संस्कृत को एक भाग में और डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं लौकिक संस्कृत। ठीक है, लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत में हम लोग ने लौकिक संस्कृत जो थी उसमें रामायण महाभारत इत्यादि ग्रंथ लिखे गए हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता है कि कभी भी जो भाषा का जो विकास होता है वो कठिन से सरल की तरफ होता है। ठीक है, कठिन से सरल की तरफ मतलब जो भाषा ज़्यादा सरल रहेगी उसका विकास ज़्यादा होगा, और जो भाषा जो ज़्यादा कठिन रहेगी उसका विकास कम होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना जो वैदिक संस्कृत थी, इसकी जो भाषा थी अत्यधिक जटिल थी, कठिन थी। ठीक है, अत्यधिक कठिन थी, जटिल थी। तो जो वैदिक संस्कृत था, इसका जो विकास था ये क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है, इसका जो विकास क्रम था ये बंद हो गया। और लेकिन जो जो लौकिक संस्कृत थी, जो ये अस कंपेयर टू वैदिक संस्कृत से ज़्यादा सरल थी। ठीक है, तो अस कंपेयर टू वैदिक संस्कृत से ज़्यादा सरल थी। तो कभी भी जो भाषा का विकास होता है वो सरल भाषा का विकास ज़्यादा होता है। अभी अपनी जब कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी अच्छी बुक पढ़ते हैं तो अपन क्या सोचते हैं कि जिस बुक की लैंग्वेज सरल, हम लोग उस बुक को पढ़ना ज़्यादा पसंद करता था। लोगों को बताना भी पसंद करते कि भाई ये बुक की लैंग्वेज बहुत अच्छी, सरल सरल शब्दों का यूज़ करके समझाया गया, तो तू ये बुक खरीद ले। तो सेम इसी तरह के भाषा का भी है कि जो भाषा जितनी सरल रहेगी उसका विकास उतना ही होता है। ठीक है, तो जो वैदिक संस्कृत के कंपेयर में लौकिक संस्कृत थी जो बहुत ही ज़्यादा सरल थी, बहुत ज़्यादा सरल थी। तो लौकिक संस्कृति का विकास हुआ। तो लौकिक संस्कृत से एक भाषा का और विकास हुआ, जिसको भाषा को किस नाम से जिसको बोला जाता है? पाली भाषा। ठीक है, पाली भाषा। और पाली भाषा जो थी, इसमें जो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए, जिसमें त्रिपिटक, सूत पिटक, अधम्म पिटक, ये सब जो ग्रंथ थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, उनका जो लेखक हुआ है, उनकी जो रचना हुई है वो पाली भाषा में हुई। ठीक है, और जो प्राकृत भाषा थी वो जैन धर्मों की भाषा थी। जैन लोग थे, जो जैन लोग के जो ग्रंथ लिखे, जो आगम जो ग्रंथ है वो जैन लोग का जो लिखा गया है, उनकी जो भाषा थी प्राकृतिक भाषा। देखिए धीरे धीरे किस तरह से हिंदी का विकास हुआ। पहले संस्कृत भाषा आया, फिर संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक के बाद पाली, फिर प्राकृतिक, फिर इसके बाद
फिर इसके बाद प्राकृतिक के बाद फिर एक अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश का मतलब क्या था, टूटा फूटा, ठीक है, टूटा फूटा। फिर अपभ्रंश आया, फिर अपभ्रंश के बाद फिर सौर सैनी आता है, फिर सौर सैनी के बाद फिर हिंदी का आता है। तो आप लोगों को मैं इस चार्ट के माध्यम से बहुत कुछ बता दिया हूँ। जो आने वाले पेज में इसी को डिटेल में लिखा हुआ है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चार्ट को सुनिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको आप लोग नोट करिएगा। अब मैं आपको बताता तो एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन इस चार्ट के माध्यम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये पूछ लेगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो हिंदी किस अपभ्रंश से है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से लिया जाता है। अगर सौर सैनी अपभ्रंश ना हो तो सिर्फ अपभ्रंश को भी अपन टिक मार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सौर सैनी अपभ्रंश ना हो तो सिर्फ अपन अपभ्रंश को ही टिक मार्क कर सकते हैं। तो ये हिंदी का बहुत ही विवरण हो गया। अगर आप लोग इतना भी अगर आप लोग अच्छी तरीके से याद रखते हैं तो आप लोग को कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आगे मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ तो आप लोग उसको भी देखेगा और कुछ कुछ फैक्ट आएंगे उसको नोट करिएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए ताकि सबको लाभ हो। अगर आप लोगों को बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी अच्छी बुक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, ठीक है। मेरी टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, उसमें बहुत सारे नोट्स और हिस्ट्री जियोग्राफी इत्यादि इकोनॉमिक्स के भी नोट्स अपलोडेड है। तो आप लोग वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के बारे में जो मैंने आपको बताया अब उसी को मैंने डिटेल में लिखा है, तो आप लोग उसको देखिए कि हिंदी का जो विकास है, ठीक है। हिंदी का विकास, ठीक है। हिंदी के विकास में क्या आएगा, जो हिंदी है, हिंदी भाषा जो है हमारी जो मूल और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी हमसे पूछेगा क्वेश्चन में कि हमारी मूल भाषा कौन सी थी, मूल भाषा, तो हम हमेशा मूल भाषा में हमको संस्कृत को ही टिक मार्क करना है। मूल भाषा में हमारी जो मूल भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत ही थी। हमारी मूल भाषा क्या थी, संस्कृत ही थी। तो मैंने उसी को लेकर हिंदी भाषा को जानने के लिए हमें यह सबसे पहले जानना होगा कि इसका विकास कैसे हुआ, हिंदी विकास क्रम में हिंदी भाषा को कैसे बनी। तो हिंदी भाषा जो संस्कृत से बना हुआ, तो संस्कृत भाषा से बना, तो इसके संस्कृत भाषा से ही इसके बीच में फिर बहुत सारे भाषा है, जैसे मैंने आपको बताया पाली, प्राकृतिक, सौर सैनी, अपभ्रंश। तो इन दोनों के बीच में जो भाषा फिर हमारी हिंदी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो मैंने वही चीज़ लिखा है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। और जो संस्कृत भाषा को, जो जैसे कि आपको पता है संस्कृत भाषा का जो यूज़ होता था 1500 से 500 ईस्वी में होता था, ठीक है। वही मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है, 1500 से 500 ईस्वी तक होता था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैंने आपको भी पहले जो थंबनेल में के ऊपर में जो इतना ज़्यादा जो कहानी एक्सप्लेन किया है वही इम्पोर्टेंट है। ये सब तो मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। देखिए जैसे संस्कृत के 2 रूप हैं, वैदिक रूप है, ठीक है, वैदिक रूप है। संस्कृत के 2 रूप, वैदिक रूप है, लौकिक रूप है। तो वैदिक रूप में वेद, उपनिषद तथा लौकिक में रामायण महाभारत, जो मैंने आपको ऊपर बताया उस वही चीज़ है, ठीक है। ये सबको नहीं पढ़ना है, ये सब किसी काम का नहीं है आप लोग के। ये सब नोट्स बनाए हुए जो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए लिखा जाता है, लेकिन आप लोग को इतना ज़रूरी नहीं है। और फिर जैसे लौकिक संस्कृत देखिए पाली भाषा का, ये पाली भाषा को कौन से धर्म ने अपनाया, तो पाली भाषा के बौद्ध धर्म ने अपनाया। मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म जो चंद्र मौर्य काल से संबंधित, ठीक है। तो आप लोग एक बात बताइए, जो अशोक साम्राज्य के जो शिलालेख थे, उसके जो अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है। अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, किस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ लिखे गए, किसमें लिखे गए, विनय पिटक। बौद्ध धर्म में 3 ग्रंथ लिखे गए, पहला कौन सा था, विनय पिटक, फिर दूसरा कौन था, सूत पिटक, फिर तीसरा आगम पिटक, ठीक है। वही जो मैंने आपको बताया उस वही चीज़ लिखा हुआ है जो आप लोग के किसी काम का नहीं है। जैन धर्म का जो ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था, तो आगम ग्रंथ था। और इसका जो सन था 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक था। अब देखिए वही चार्ट फिर से आ गया, जैसे मान लीजिए संस्कृत भाषा है, ठीक है। संस्कृत भाषा को 2 भाग में तोड़े, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। और जो वैदिक संस्कृत को लोगों की भाषा भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें महाभारत, रामायण लिखा गया। फिर पाली भाषा में कौन से धर्म है, तो बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में कौन, विनय पिटक, सूत पिटक, अधम पिटक।
फिर प्राकृत भाषा में जैन धर्म लोगों ने अपनाई। फिर प्राकृतिक भाषा अपभ्रंश मतलब टूटा फूटा, इसमें कौन सी भाषा है, सौर सैनी। फिर सौर सैनी से हमारी कौन सी भाषा है, सौर सैनी से हमारी हिंदी भाषा बनी। जो मैंने आपको सबसे पहले जो स्टार्टिंग में समझाया था वही चीज़ है, ठीक है। अब जैसे प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अपभ्रंश का मतलब क्या, टूटा फूटा बिगड़ा हुआ। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम लोग अपने सुविधा की दृष्टि से किसी भी चीज़ को तोड़ के पढ़ते, ठीक है, तोड़ के पढ़ते, तो वही चीज़ है। तो प्राकृत भाषा के बिगड़ जाने के बाद जो एक नई भाषा का जन्म हुई, उसे क्या भाषा बोलते हैं, उसे अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसे अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। फिर अपभ्रंश का ही एक रूप है सौर सैनी अपभ्रंश। फिर सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, बस यही है। आप लोग बस इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के भी 6 भेद है, ठीक है। अपभ्रंश के भी 6 भेद है। सबसे पहले कौन सा है, सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमगधी, मगधी, खच्च, बाचर, महाराष्ट्री। तो हम लोग देखते हैं कि जो सौर सैनी से कितनी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो सौर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, अर्धमगधी से पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, बंगला और तथा असमिया और खच्च से आप लोग देख लीजिएगा। सब यहाँ पे आप लोग को हिंदी का सिर्फ कुछ ही जगह देखने को मिलेगा, पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। इसका एक मैं अच्छे से मतलब मॉडिफाई करके मैं अपने टेलीग्राम में अपलोड करूँगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड करिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं भाषा के स्वरूप में क्या क्या रहेगा, बोली भाषा, मातृभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है। तो इसमें बोली के मतलब क्या था, अगर एक सीमित क्षेत्र, मतलब सपोज मान लो आप जिस भी स्टेट में रहते हो, सपोज मान लो ये एक स्टेट है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा जिला होगा, ये एक छोटा सा गांव होगा, तथा सीमित क्षेत्र में अगर कुछ लोगों के द्वारा अगर एक सीमित बात बोली जाती है, तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोली के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको हम लोग बोली के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यही जब बोली का क्षेत्र अगर व्यापक हो जाता है, मतलब अगर यही बोली का क्षेत्र अगर व्यापक हो जाता है, अगर ये जो बोली थी ये अभी छोटे क्षेत्र में बोले जा रही है, लेकिन अगर यही बोली अगर बड़े क्षेत्र में अगर बोले जाएगी, तो इसको किस नाम से जानेंगे, तो उसको जानेंगे अपन भाषा के नाम से जानेंगे, ठीक है। भाषा के नाम से जानेंगे। जैसे सपोज मान लो हम लोग को जो बस्तर संभाग है, वहाँ पे हल्बी भतरी करके बोली जाती है। लेकिन अगर हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखें, तो ज़्यादातर जिले में छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों को बोली और भाषा के में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो देखिए, बोली और भाषा के संबंध में बहुत ही सारी बोली, मतलब बहुत जो छोटे छोटे बोली से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है, ठीक है। छोटे बोली से मिलकर एक भाषा का निर्माण होता है। तो मैंने इसी के क्षेत्र को बताया कि जब क्षेत्र बढ़ता है तो भाषा में बदल जाती है, ठीक है। जब क्षेत्र बढ़ता है तो भाषा में बदल जाता है। लेकिन जब अगर भाषा का क्षेत्र अगर धीरे धीरे कम हो गया, तो वो बोली में चेंज हो जाएगी। और फिर हम लोग देखते हैं मातृभाषा, ठीक है। मातृभाषा माता के मुख से जो भाषा सीखी जाती है। सपोज मान लो हम लोग बच्चे थे, तो हमारी माँ के द्वारा हमको जो भाषा सिखाई जाती थी, उसको हम लोग कौन सी भाषा के नाम से जानते, तो उसको हम लोग मातृभाषा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो हम लोग अपने विचार अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए जो हमको जो माँ जो बोलती थी, पापा मम्मी, तो इस तरह की जो भाषा थी उसको अपन मातृभाषा के नाम से जानते हैं। राज्य भाषा का मतलब क्या होता है, जो शासन प्रशासन के काम काज में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है, उस भाषा को हम लोग राज्य भाषा के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो राज्य भाषा क्या है, हमारी राज्य भाषा हिंदी है, ठीक है। हमारी राज्य भाषा हिंदी। और इसका जो वर्णन किसमें दिया गया, इसका वर्णन हमको अनुच्छेद जो संविधान का जो आर्टिकल 343 से लेके 351 तक इसका वर्णन मिलता है। और ये किस भाग में, तो भाग 17 में है।
तो आप सब देखो यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो हमारी जो राज्य भाषा है वो संविधान के किस भाग में, तो संविधान के 17 भाग में। और हमारी जो राज्य भाषा का जो वर्णन है वो संविधान के कौन से आर्टिकल में, तो संविधान के 343 आर्टिकल से लेके 351 आर्टिकल तक है। ठीक है। राज्य भाषा का मतलब हमारे जो राज्य की जो भाषा है, हम जो राज्य के शासन प्रशासन के कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग राज्य भाषा के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र की एक समस्त जनता द्वारा जो बोली जाती है उस भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो अनुसूची 8 है, जो अनुसूची जो 8 है, अनुसूची 8 है, इसमें हम लोग को 22 भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है। 22 भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में, तो हम लोग इस निष्कर्ष पे ये कहें हमारे संविधान की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि 22 भाषा को शामिल किया गया है, तो हमारे संविधान की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। और मैं आप लोग को एक बात ये बताना चाहूँगा, जो संविधान की जो अनुसूची जो 8 है, इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है। हमारे संविधान की जो अनुसूची है उसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। देखो हमारे संविधान की जो अनुसूची है इसमें अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन फिर भी लोग बोलेंगे कि अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इतना भाषा का भेदभाव करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली CGPSC 2000 आज से मतलब 1-2 साल पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें डायरेक्टली पूछा गया है कि हमारे संविधान में किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया। तो ऑप्शन में था अंग्रेजी, फिर ऑप्शन में था बोगरी, मैथिली, इस तरह से मतलब 3-4 ऑप्शन थे। ठीक है। इस तरह से 3-4 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन था इसका अंग्रेजी। ठीक है। अंग्रेजी भाषा है। ठीक है। तो आप लोग याद रखें कि हमारे अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखो भाषा का विकास क्रम तो पूरा पढ़ डाले। अब आपको मैं व्याकरण से, अगर मान लो कोई एक भाषा है, ठीक है, अगर कोई एक भाषा है, जब अगर किसी भाषा की उत्पत्ति होती है तो उसका एक व्याकरण भी होगा। ठीक है। जो अगर किसी भाषा की उत्पत्ति होगी तो उसका एक व्याकरण भी होगा। ठीक है। उसका एक क्या होगा, व्याकरण भी जरूर होगा। तब हम लोग हिंदी भाषा का विकास तो पढ़ डालें, तो हम लोग अब हिंदी भाषा का थोड़ा व्याकरण पे झलक देखेंगे, जिससे कि मैं आप लोगों को व्याकरण से वर्णमाला तक को लिंक कर दूं। ठीक है। वर्णमाला तक को लिंक कर दूं। तो व्याकरण सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याकरण। जो व्याकरण है वी प्लस आ प्लस करण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। व्याकरण जो है वो वी प्लस आ प्लस करण शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एग्जाम में नहीं आएगा, कोई जरूरत नहीं याद करने का। ठीक है। व्याकरण जो है, व्याकरण मतलब किसी भी भाषा को सही से समझने के लिए हम लोग को व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और सबसे पहले जो व्याकरण जो लिखा था उसको पाणिनि महोदय ने लिखा था। कौन से व्याकरण लिखा था, तो अष्टाध्यायी व्याकरण लिखा था। किसमें था, तो ये संस्कृत में था। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखेंगे। पाणिनि महोदय द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो अष्टाध्यायी ग्रंथ है। ठीक है। व्याकरण से हम, और जो व्याकरण है उससे हमको 3 चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। व्याकरण से हमें 3 चीज़ों की मतलब हम लोग व्याकरण से 3 चीज़ सीख सकते हैं। अगर किसी भी भाषा को शुद्ध तरीके से बोलना सीखना है, तथा किसी भी भाषा को लिखना है या तथा बोलना सीखना है, तथा हम लोग को व्याकरण से उच्चारण, लेखन तथा उसका प्रयोग, अगर मैं किसी भी चीज़ को अच्छे से बोलूँगा तो मैं उसको सही से लिख पाऊँगा तथा उसका सही से प्रयोग कर पाऊँगा। तो हम लोग को व्याकरण से उच्चारण, लेखन तथा प्रयोग का ज्ञान मिलता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण। तो मैंने इसी चीज़ को लिखा है। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है या व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जो हमें किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन या उच्चारण या व्यवहारिक जीवन में शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है। तो अगर भाई व्याकरण, तो हम लोग व्याकरण को अपनी सुविधा के अनुसार से तीन भाग में मतलब इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। सबसे पहले व्याकरण का सबसे पहला वर्ण क्या आएगा, वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा। पहले वर्ण आएगा, फिर शब्द आएगा, फिर वाक्य आएगा। वर्ण आएगा, वाक्य आएगा, शब्द आएगा। तो हम लोग व्याकरण को समझने से पहले हम लोग को वर्ण को समझना पड़ेगा कि वर्ण मतलब क्या होता है।
कोई भी मतलब एक सार्थक शब्दों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। ठीक है, वर्ण मतलब जैसे मान लो आ, ये आ, ये आ, ठीक है, और ये ई, ये सब क्या, ये एक प्रकार का वर्ण है। तो ठीक है, मैंने देखो व्याकरण से आप लोगों को वर्णमाला तक जोड़ दिया। वर्ण ये सब आप लोग को किसी काम का नहीं है, ये सब आप लोग को किसी काम का नहीं है, मेंस का है। ठीक है, तो आप लोग को ज़रूरत नहीं इतना पढ़ने का। तो जैसा कि मैंने आप लोग अभी थोड़ी देर पहले बताया है, व्याकरण वर्ण शब्द और वाक्य से मिलकर बना होता है। वर्ण में हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे, जिसमें स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, वर्णमाला। ठीक है, जो हम लोग का जो वीडियो रहेगा वो वर्णमाला रहेगा। और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, वर्णमाला को मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊँगा ताकि आप लोगों को कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। आज से पहले सिर्फ आप लोगों ने वर्णमाला को रटा है, पढ़ा नहीं है। आज से पहले आप लोगों ने वर्णमाला को रटा है, पढ़ा नहीं। और इसका जो PDF रहेगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करूँगा, जिसका पासवर्ड रहेगा 11296। ठीक है, तो इस पासवर्ड से उसको एक्सेस कर लिएगा। जो वीडियो देखेंगे उन्हीं को पासवर्ड मिलेगा, जो नहीं देखेंगे उनको पासवर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोग को पसंद है तो एक लाइक बहुत करें, क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, फिर बनाने में, फिर अपलोड करने में तो मेहनत लगती है, तो उसकी कदर करिए। पसंद अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप लोगों का।